उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जो चुनाव है 8 सीटों पर, वो चुनाव भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए अपनी राजनीतिक पूंजी बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन आप 2019 के परिणाम को देखिए। समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती थी 80 में से, और बसपा ने जीती थी उत्तर प्रदेश में 10। गठबंधन था दोनों मिला के। तो समाजवादी पार्टी की 5 सीट थी जो कुल यूपी भर में, उसमें से 2 सीट यहीं से आई थी, इन्हीं 8 से, रामपुर और मुरादाबाद। और बसपा की जो प्रदेश भर में 10 सीट आई थी, उसमें 3 यहीं से आई थी। इन्हीं 8 सीटों में से 3 सीट बसपा ने जीती थी, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर। तो आप समझ गए कि इनकी राजनीतिक पूंजी में सपा और बसपा की इन 8 सीटों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था इस राउंड का। अब परिवर्तन हो गया है। 19 में गठबंधन था बसपा और सपा का। अब सपा अलग है, बसपा अलग है। सपा के साथ नए पार्टनर हैं कांग्रेस के रूप में। और एक बड़ा परिवर्तन और ये हुआ कि आरएलडी जो 19 में इस गठबंधन में थी, समाजवादी और बसपा वाले गठबंधन में, वो आरएलडी अब चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि कमल के फूल को पानी चाहिए था, इसलिए उसके साथ चला गया नल। और सपा में ज्यादा पानी होता तो सपा की साइकिल फिसल जाती। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो पहला चरण है ना 10% का, 80 में से 8, 10%, उसमें मायावती और अखिलेश यादव दोनों की परीक्षा हो जाएगी विकट। भाजपा के पास यहां 8 में से 3 सीटें थी। मुजफ्फरनगर जीते थे, वो बहुत कम वोट से जीते थे संजीव बालियान, और कैराना जीते थे, और पीलीभीत में वरुण गांधी। तो प्रदीप कुमार और वरुण गांधी ये लोग जीते थे, और संजीव बालियान 3। भाजपा के पास पाने के लिए स्थिति है, क्योंकि अब उनके साथ आरएलडी भी है, और आरएलडी इस चरण में, इस भूभाग में प्रभावशाली है। उसकी अपनी एक राजनीतिक ताकत है वहां पर। और आरएलडी के साथ एक और विषय है कि वो खुद अकेले लड़ेगी तो शायद बहुत चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ जुड़ती है उसको थोड़ा पुश देती है। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी 3 से आगे बढ़ेगी तो पाएगी इस राउंड में। लेकिन बसपा क्या 3 जीतने की स्थिति में है? 14 तारीख से मायावती जी इस इलाके में रैली करना शुरू कर रही हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि माया और अखिलेश का बड़ा इम्तिहान, उसका एक उदाहरण और देता हूं। मायावती जी 14 तारीख से रैली करना शुरू कर रही हैं इस इलाके में। पहले और दूसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में जाएंगी। उसमें 6 रैली वो इन्हीं 8 में से करेंगी। 8 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 में मायावती जाएंगी। मायावती जी बहुत ज्यादा निकलने वाली नेताओं में नहीं, बहुत ज्यादा रैली करने वाले नेताओं में नहीं, लेकिन इन 8 सीटों में 6 में वो जा रही हैं। इसका मतलब वो भी जान रही हैं कि जो कुछ है संभावना, दाल दलिया यहीं हो सकता है, बाकी जगह उतना संभावना नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि रामपुर और मुरादाबाद 2 सीट वो जीती थी, और इस बार दोनों सीट पर रार हो गई। रामपुर में जीते हुए एसटी हसन नाराज हैं, रुचि वीरा वहां अपने ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। और रामपुर में स्थिति ये कि आजम खान का खेमा अखिलेश यादव के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा है। दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम को ले जाके अखिलेश जी ने वहां पर्चा तो भरा दिया। आसिम राजा को टिकट नहीं मिली, जो आजम खान का शागिर्द था।
लेकिन अब वहां जो पूरी यूनिट है, पूरी इकाई है, वो खिलाफ खड़ी हो गई। उस स्थिति में सपा को चुनाव लड़ना है इस प्रथम चरण में। जब अब कहा ये जा रहा कि 1-2 दिन में हो सकता है आजम खान कुछ बोले, और जब बोलेंगे तो रामपुर डोलेगा, क्योंकि सहज बात तो बोलेंगे नहीं, उनका नाम आजम खान है, तो जेल से भी बोलेंगे तो कुछ अलवेला बोलेंगे। इसलिए मुझे लगा कि इस समाजवादी पार्टी के लिए ये राउंड बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अपनी बगावत से भी इसी राउंड में निपटना है हमारा। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो एक नए किस्म के संकट से दो चार हो रही है इस चरण में, और वो संकट है क्षत्रिय समाज से जुड़े कुछ लोगों की नाराजगी का, कुछ नेताओं के आपसी टकराव का। उससे भाजपा भी यहां जूझ रही है, चाहे वो संजीव बालियान वर्सेज संगीत सोम का संघर्ष हो, और चाहे राजपूत चौबीसी का मसला हो। वो भाजपा के लिए भी यह चुनौती का विषय है। फर्स्ट राउंड में भाजपा को भी तय करना होगा कि वह इस चुनौती से कैसे निपटेगी। अन्यथा जयंत का साथ आना, आरएलडी का साथ आना भी शायद फिर आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहे, अगर आप अपने परंपरागत वोट के बीच का टकराव नहीं डाल पाए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण के इस चुनाव का राजनीतिक संदेश क्या है। सपा, बसपा और भाजपा, इन तीनों की स्थिति यहाँ क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए। लोग गुमराह कर रहे हैं, उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में। दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी रण की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी और राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। मतदान के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बीजेपी फुल तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सहयोगी पार्टियों के बड़े नेताओं तक के साथ धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, मगर विपक्षी खेमे में फिलहाल शांति छाई हुई है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है। पहले चरण में कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी, मगर विपक्ष के किसी बड़े नेता ने अभी तक अपनी सक्रियता जनता के बीच दर्ज नहीं कराई है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के मुकाबले इस बार हालात बदले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में सपा और कांग्रेस के साथ आरएलडी और बसपा भी थे, मगर इस बार जयंत एनडीए के साथ हैं और मायावती अकेले चुनाव लड़ने की राह पर चल चुकी हैं। अगर पहले चरण की 8 सीटों पर बात करें तो उनमें से रामपुर और मुरादाबाद पर सपा ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार इन दोनों ही सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं और यहाँ पार्टी में टिकट को लेकर जो घमासान हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया और रामपुर से मोहिबुल्ला को सपा ने टिकट दिया। इसके अलावा सहारनपुर, नगीना और बिजनौर पर बसपा ने कब्जा जमाया था, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को एक और बड़ा झटका भी लग गया है, क्योंकि बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने आरएलडी का दामन थाम लिया है। और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है,
जहाँ से मैं एमपी हूँ, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। मगर इस बार बसपा अलग चुनाव लड़ रही है और गठबंधन को फुल डैमेज करने की स्थिति में है। तो वहीं बची बाकी 3 सीटें, जिसमें पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और कैराना आते हैं, तो पीलीभीत पर बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और कैराना से प्रदीप चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि इस सब के बीच बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती नाराज राजपूतों को मनाने की भी है, क्योंकि राजपूतों का कहना है कि बीजेपी लगातार राजपूत समाज की अनदेखी कर रही है और उनके प्रतिनिधित्व को कम कर रही है, जिसका असर भी पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। तभी तो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं की फौज को रूठे हुए राजपूतों को मनाने के लिए उतारा है। इसी के चलते हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहारनपुर में एक रैली को संबोधित किया था, जहां इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष ने पहले भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी। मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। तो वहीं अब बीजेपी के सामने इस चुनाव में अपना जनाधार बढ़ाकर पहले से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। तो वहीं सपा और बसपा के सामने अपनी जीती हुई सीटों को वापस हासिल करने पर संशय बना हुआ है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का चुनाव है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा और सपा ने 2019 में जो कुछ पाया था चुनाव में, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं 8 सीटों से आया था, इन्हीं में से आया था। इसलिए ये बड़ा इम्तहान मायावती जी के लिए भी है, अखिलेश जी के लिए भी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 80 इस बार 80 में 80 का नारा लेकर चल रही है तो उसके लिए हर सीट पर फिर इम्तहान है और हर चरण में इम्तहान है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। अमन पांडे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अमन पांडे का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत। सतीश जी, मंगलाचरण यहीं से होना है, इन्हीं 8 सीटों से? मंगलाचरण कहिए, बिस्मिल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, इन्हीं से होना है। और समाजवादी और बहुजन समाज की टोकरी में जो कुछ आया था 19 में, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं 8 से आया था। बसपा ने कुल 10 जीती थी, उसमें 3 यहां से थी। सपा ने कुल 5 जीती थी, उसमें 2 यहां से थी। कैसे देख रहे हैं इस पहली चुनौती को, पहले द्वार को युद्ध के? नहीं अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल सच है कि कोई भी दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 2019 से लेकर के और 2024 तक पहुंचते पहुंचते एक स्थिति में परिवर्तन आया जी कि अगर आप विपक्ष के ऊपर ये सवाल उठा सकते हैं कि आप अपनी सीट बताइए कि कौन सी सीट से जीतेंगे, लेकिन आज बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रथम नहीं, दोनों चरणों के चुनाव में ये बताने की स्थिति में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वहां दावा नहीं कर सकती कि ये सीट है और इस सीट के ऊपर हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, गठबंधन नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको एक बात और मानना पड़ेगा कि गठबंधन के साथ साथ एक चीज होता है बंधन, और बंधन होता है मतदाताओं के बीच में। राजनीतिक दलों के बीच में बंधन नहीं होता।
आप अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो मूल वोटर है, जिसको आप ब्राह्मण समाज का वोटर भी कहते हैं, वो आमतौर पर पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई दे रहा। चाहे किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है। ठीक। दूसरी बात, इन दोनों चरणों के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का अगर मूल वोट माने, जिसको यादव समाज का वोट कहते हैं, वो उसकी संख्या यहाँ इस क्षेत्र में नगण्य है। यहाँ जितने दोनों चरणों के बीच में जो दलित है और जो मुस्लिम है, अगर इस आबादी का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं परिणाम बिल्कुल परिवर्तित होंगे। जी। अब कहीं ना कहीं देखें, यहाँ मतदाता भी इंटरेस्टेड है। सिर्फ ये राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, ये ऐसे वर्गों का भी चुनाव है जिनको लगता है कि सरकार ने उनको, उनके सामने हालात बहुत बेहतर नहीं किए, महंगाई चरम पे है, बहुत सारी चीजें हैं, कानून व्यवस्था के नाम ठीक है पर एक सतीश जी, दोबारा में आते लोगों को हैं। डरा- ठीक, जी। दूसरी बार में आते हैं। जोशी साहब, एम वाई में एम है भरपूर, वाई इधर है नहीं 8 में, ठीक है ना, एक आध कहीं फुटकर हो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन एम भरपूर है। इसी के कारण आप मुरादाबाद और रामपुर जीते थे 19 में, और मुश्किल ये कि इन्हीं दोनों सीटों पर कलेश हो गया। आपने मुरादाबाद में जहां 50% के आसपास मुस्लिम, वहां रुचिबीरा उतार दी आजम खान के चलते। अब एसटी हसन कह रहे कि आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया अखिलेश यादव पे, और उधर से अभी जेल के अंदर करवटें ले रहे हैं आजम खान साहब। वो करे बोलेंगे, सिमई खाने दो पहले, लेकिन उनके जितने शागिर्द थे रामपुर में, उनने सबने विद्रोह कर दिया। आपकी जो जिला इकाई है रामपुर की सपा की, वो विद्रोह पर खड़ी हो गई इमाम साहब के खिलाफ। तब कैसे गाड़ी पार लगेगी भैया जोशी साहब? अमिताभ जी, जो अभी मैंने रिपोर्ट देखी, जो आपकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई, और मैं देख पा रहा हूं कि आपका भी बहुत एक लंबा अनुभव है, तो आपके एक्सपीरियंस को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि हम लोग भी 30 साल से इसी मिट्टी में घूम रहे हैं जी, तो हमारा भी एक अनुभव है, और मेरा जो अनुभव है 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, वो अनुभव ये कहता है कि जो चुनाव होता है वो सत्ताधारी राजनीतिक दल का रिपोर्ट कार्ड, जो उनके पहले वादे थे, वादे बाद में जुमले हो गए, जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है चुनाव केवल उन मुद्दों को लेकर है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी लोग, जेके लोग और प्लस कांग्रेस के लोग और हमारे साथी लोग निश्चित तौर पे जनता की अदालत में जाएंगे, और जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं सबका राजनीतिक अनुभव होगा। लेकिन ज्योतिष तो कोई भी नहीं है जी, जो ये बता देगा सीट का रिजल्ट ही होगा। एक अनुमान लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, प्रशांत भाई भी लगा सकते हैं, अमन भाई भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और मुझे लगता है जिस सूत्र पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, वो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, वो पीडीए प्लस इंडिया का, यही हमारे जीत का ठीक है कारण जोशी बनेगा। साहब, लेकिन मसला वो है कि उनका क्या होगा, आजम खान साहब का, उनका भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं तो इतनी गंभीर बातों में बहुत अकादमिक किस्म की बातें न समझता हूं न करता हूं। मेरी मान्यता है, और अपनी मान्यता पर मैं बिल्कुल खूंटा गाड़ खड़ा होता। मेरी मान्यता है प्रदेश में, देश में क्या है मैं नहीं जानता, पीडीए कि सीडीए। रामपुर में समाजवादी पार्टी का A to Z मतलब है आजम खान, वही कमेटी है, वही उम्मीदवार हैं, वही सब हैं जो कुछ है। ठीक, वहां साइकिल के दोनों पहिया आजम खानी है, वहां और कोई गणित नहीं चलता, जितना मैंने रामपुर को देखा मित्र। ठीक, और चाचा करवट ले रहे हैं आजम खान के कहने से। आजमगढ़ में कोई वोट पड़े ना पड़े, लेकिन रामपुर में तो कुछ ना कुछ हिलाने डुलाने की स्थिति में है ना। इसलिए मैंने कहा कि इस पर बहस करें। पीडीए प्लस इंडिया ये थ्योरी है क्या? अब प्रैक्टिकल का समय आ गया। थ्योरी के पर्चे हो गए, अब तो प्रैक्टिकल के पर्चे आ गए भैया। 14 से बहन जी निकल रही है, कल से शायद अखिलेश जी निकलेंगे। भैया प्रशांत पटेल जी, इस बार कुछ आप, हालांकि ये भी है कि चुनाव आता है तो कुछ जातीय संगठनों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि भाई आप लोग अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा हमने देखा
22 के चुनाव में कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के कारण पिछड़ा और दलित बहुत नाराज है भाजपा से और कतई एक वोट नहीं देगा और सब अखिलेश यादव को वोट करेंगे, बहन जी को वोट करेंगे। वो 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ के आए वापस, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ के वापस आए। तब मैंने ऐसी बहसें की थी जब लोग मुझसे कहते थे, सतीश भाई जैसे विद्वान लोग, ये नहीं इनके जैसे लोग, कि नहीं वो दलित भी नाराज है, पिछड़ा भी नाराज है भाजपा से। क्यों नाराज है? बोले योगी आदित्यनाथ के कारण। अब उल्टी बात कही जा रही, अब कहा जा रहा है कि ठाकुर नाराज है और ठाकुरों ने तय कर लिया है कि भाजपा को सबक सिखाना है। क्या स्थिति है भैया प्रशांत पटेल? चूंकि आप अगर ये कह रहे हो कि 80 में 80 हमारी या 400 पार, तब आपके लिए तो हर चरण हर सीट उतना ही बड़ा इम्तिहान है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। सही कहा आपने। अभी अपने माननीय राजनाथ सिंह जी का भी वीडियो चला है जिस पर उन्होंने बताया कि हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ इस तरह का प्रोपोगंडा विपक्ष द्वारा फैलाया जाता है। क्योंकि विपक्ष की और कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार रही 70 साल में कि बांटो और राज करो, हिंदुओं को जाति के आधार पर डिवाइड कर दो और मुस्लिम का एक मुश्त वोट ले लो, बढ़िया उनका समीकरण बन जाता था। वो लोग 60-65 साल तक सरकारें चलाते रहे। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने एक समीकरण बनाया, सभी लोगों को साथ लेकर के चले, सभी जातियों को, संप्रदायों को, धर्मों को उन्होंने समान रूप से रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। तो आज जो हमारा विनिंग फार्मूला बना है उसका कार्ड किसी के पास है नहीं। आज हम 50-52% वोट लोकसभा में पा रहे हैं, 43-44% उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पा रहे हैं। तो उस फार्मूले की कार्ड किसी के पास है नहीं। तब अभी तक तो हम देख रहे थे लगातार, हम टीवी डिबेट्स में लगातार 2017 से जवाब दे रहे हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है, स्वजाति लोगों को बचाया जा रहा है, स्वजाति लोगों का वर्चस्व है। अब आज इस तरह की बातें आ गई, भाई वही लोग नाराज हो गए। ये कहां से उल्टी गंगा बहने लगी? अभी कोई 2-4 लोग समाज में चिल्लाने लगे। अभी समाज में देखिए तब ये होता है कि जो लोग उपद्रवी प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा सा उनकी आवाज अधिक आती है। जो शांत प्रवृत्ति होते हैं बेचारे अपने घर में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। समाज में थोड़ा सा उद्दंड प्रकृति के होते हैं, वो चिल्लाते हैं, लगता है समाज की आवाज है। तो इस तरह के जो उद्दंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ग में होते हैं। वो जब चिल्लाते हैं लगता है कि यही इनकी वॉइस, जबकि होता नहीं है। और दूसरी बात, जो भाजपा का वोटर होता है सदैव शांत रहता है। भाजपा का जो वोटर है चुपचाप वोटर के वोटिंग के दिन जाता है, वो बटन दबा के कमल का चलाता है, वो चिल्लाता नहीं है। 2022 के पहले भी इसी तरह बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनेता थे, मौर्य जी जैसे लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो इस तरह को उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग थे, चिल्ला रहे थे, अरे भाई जाट नाराज है, कोई कह रहा था अनुसूचित नाराज है, कोई कह रहा था पिछड़ा नाराज है। उनके चक्कर में फंस गए, उनको लगा ये तो भाजपा की सरकार जाने वाली है। और जब परिणाम आया मार्च में 2022 में, तो कुछ अलग ही आ गया, वो पश्चिम में हुआ। इसी प्रकार अब ये शोर इस तरह मचवाया जा रहा है प्रोपेगेंडा के तहत कुछ लोगों द्वारा, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि कोई हमसे नाराज नहीं है। सभी लोग हमारे साथ हैं और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी हम 400+ सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। आज तो विपक्षी पार्टियों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, तो कहां से लोग चुनाव लड़ेंगे? ठीक। अमन पांडे के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं, हम जैसे लोगों के लिए या सतीश प्रकाश जैसे लोगों के लिए ये ध्यान रखना चुनाव में हमेशा चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होता रहा, इसलिए कह रहा हूं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सतीश जी, सावधानी हटी, जरा चश्मे पे धुंध आई, नहीं अभी नहीं आएंगे, नहीं अभी आएंगे, नहीं आएंगे बाद में। चश्मे पे जरा धुंध आएगी, गलत निकल जाएगी बात। कहा गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की गहलोत और बघेल ने, ठीक। अब बम्पर वोट पड़ेगा और वापस हो, अब बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही सरकारें। मेरे पास उस आंदोलन से जुड़े लोग आए, सतीश जी सच्ची घटना बता रहा हूं, इससे आपको भी अभी चुनाव लंबा है, थोड़ी मदद मिलेगी। बोले भाई साहब क्या है, मैंने कहा अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम में देखूंगा, वहां ओपीएस बहाल करने वाली सरकार बहाल होती है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर आपके संगठन की ताकत पर कैसे कोई यकीन करेगा। उत्तर प्रदेश में जोशी जी को याद हो या ना हो, अब याद आ जाएगा, कागज पर जोड़ा गया कि भाई इतने हजार अनुदेशक, इतने हजार टीटी, इतने हजार शिक्षा, इतने लाख शिक्षा मित्र, इतने सब जोड़ कर एक करीब 1.25-2 करोड़ का मामला आया। बोले ये सब तो भाजपा से 100% नाराज है।
2.25 करोड़ जब कागज पे आ गए तो अब बोले हो गया चुनाव, अब क्या है, चुनाव हो गया, अब तो घोषणा होनी है। लेकिन परिणाम दूसरा आ गया। इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहां सावधानी हटती है और कहां दुर्घटना घट जाती है, जोशी साहब। और ये मैं छोटे मोटे लोगों के नहीं बता रहा, मैं एक बहुत बड़े नेता के साथ विपक्ष के बैठा था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के पहले 5 लोगों में आएंगी। उन्होंने कागज पर हमारे सामने जोड़ा, बोलो भाई साहब 2.25 करोड़ आदमी ये लिखत पढ़त में है नाराज, क्या कागज कहीं होगा, मेरे पास पड़ा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए चुनाव बहुत विचित्र किस्म की केमिस्ट्री है। अमन पांडे जी, एक बसपा के नेता और बसपा पश्चिम में बसपा के साथ गुर्जरों को जोड़ने और मिलाने का जो एक पुल का काम करते थे, मलूक नागर उनके भाई, वो आज इधर आ गए। वो आना तो बीजेपी में चाहते थे, लेकिन हो सकता को प्रशांत पटेल ने कहा हो कि इधर से नहीं उधर से घूम के आओ, डायरेक्ट ना जोड़ो, उधर से जुड़ जाओ। तो बात एक ही है, अरे भाई घी थाली में, दाल में गिरे चाहे सब्जी में गिरे, गिरेगा तो थाली में। तो मलूक नागर इधर आ गए। मैं जयंत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई फूल को पानी मिलेगा फूल और खिलेगा। बोले साइकिल, बोलो साइकिल में ज्यादा पानी हो जाता तो रपट नहीं जाती साइकिल, इसलिए हम इधर आ गए। जोशी जी कह रहे हैं कि ना केवल पीडीए चल रहा है पश्चिम में, कुछ नहीं चल रहा है। जी जी, बिजनौर लोकसभा का हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है छात्र सभा की, और हम लोग लगातार यहाँ पर घूमने का काम कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, सतीश जी जो स्टार्टिंग में कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि 8 में से कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जहां पर हम लोग एनडीए जीतने का काम कर रही है। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे कोई फाइट नहीं। इवन जो 8 की 8 जो पहले चरण में चुनाव है, वहां पे सपा फाइट में नहीं है। और जब हम गाँवों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहां के लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम जयंत चौधरी जी के साथ हैं, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो तो आया ही नहीं हमारे पास में। आप लोग आए तो कम से कम, और प्लस जो मोदी जी ने काम किया उसके साथ है, योगी जी ने सरकार चलाई उसके साथ। विपक्ष कहीं पर भी, पहले चरण में मैं बोल सकता हूँ कि विपक्ष कहीं पर भी नहीं है। ग्राउंड पे इन्होंने अपने कैंडिडेट को बस छोड़ दिया। वो कैंडिडेट अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कैडर कहीं नहीं दिखाई दे रहा वहां पर, इनके नेता निर्धारित है वहां पर। और अब जब चुनाव में वोटिंग में मेरे ख्याल में 10 दिन या 7 दिन का समय है, 17 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, तब ये अब प्लानिंग कर रहे हैं कि अब हम कब जाएं, कब जनता के बीच में जाएंगे। जनता भी सब समझती है। और अमिताभ जी एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, कई अभी समाजवादी पार्टी के साथी बता रहे थे कि चुनाव समीकरण का होता है, चुनाव में कई समीकरण, जाति, देखिए वो सब बात ठीक है, लेकिन चुनाव कभी कभी जन भावनाओं का भी होता है। और जब आप जन भावनाओं को आहत करने का काम करते हो, तो जनता साइलेंटली उसको वोट करके आपको वहां से हटा देती है। और वही काम देखिए लगातार जनता कर रही है 2014 से, और 2024 आ गया, आज 10 साल हो गया। विपक्ष अभी भी समझ नहीं पाया कि वो क्या गलत कर रहा है। अभी तक इनको समझ नहीं आया कि वो गलती कहां पर है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पिछला छोड़ो, अब की हम पीडीए लाए हैं, ये रिजल्ट देगा। खैर सतीश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि 19 को वोट है तो 17 को कैंपेन बंद हो जाएगा? ठीक। और अभी तक मायावती और अखिलेश यादव दोनों में से कोई निकला नहीं पश्चिम में, क्या अपने प्रत्याशियों से कह दिया कि जाओ देखो समझो क्या कर सकते हो करो। और दूसरी तरफ, एक मिनट रुक जाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद हैं मैदान में। और जब प्रधानमंत्री हैं तो बाकी सब तो स्वाभाविक है, योगी आदित्यनाथ है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, सब लोग हैं। लेकिन अभी तक अखिलेश जी और मायावती जी समय नहीं निकाल पाए कि वो जाएं बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कैराना में, पीलीभीत में, मुरादाबाद में, रामपुर में। नहीं, बोले अभी यही ट्विटर से ही बात करो, बाकी तुम लोग लड़ो, हम देखते हैं क्या करना है। और ना ये आए, और ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी आए कोई। क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है अंडर करंट इतना प्रचंड है कि बिना जाए जीत रहे हैं तो क्यों जाए टाइप का फीलिंग है क्या?
नहीं, देखिए अमिताभ जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो कहीं ना कहीं उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से इन दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी पसीना पसीना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक चीज और अलग तरह का चुनाव है ये चुनाव, जो है ना कहीं एक शांत माहौल में है। आमतौर पर लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के जब भी चुनाव होते हैं, लोगों में एक उन्माद होता है। जैसा पटेल साहब अभी एक बात कह रहे थे कि उनका वोटर बहुत साइलेंट है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी का जो पदाधिकारी है, बहुत एरोगेंसी है जब से सरकारों में आई है। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शांत है। उसको भी ऐसा लग रहा है। अभी हम एक सड़क की एक गांव में जा रहे थे तो वहां पे एक बीजेपी के समर्थक व्यक्ति ने पता क्या कहा कि अगर 20-25 हजार या 30 हजार का कहीं ना कहीं कमी बढ़ती रहेगी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो उसके कार्यकर्ताओं के बीच में भी अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की आपने ठाकुर समाज की जो बताई, यही सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है। अगर आप देखेंगे गाजियाबाद के अंदर, सतीश जी ठीक है, एक मिनट रुको भाई। आपके हिसाब से ये सब लोग इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, मायावती, ये इसीलिए नहीं निकल रहे कि आराम करो यार, जाने की क्या जरूरत है। वहां तो रिपोर्ट आई गई कि भारी भाजपा संकट में है, हम लोग जीत ही रहे, बोलो कॉफी पियो यार, कहाँ निकलेंगे टेम्परेचर में। नहीं बोले मोदी होती छोटे नेता, इन लोगों को जाने दो, हम बड़े नेता, हम कहाँ जाएंगे। नहीं, तब तो आपकी बात सच माने तो ऐसा होना चाहिए इसके पीछे। नहीं, आपने बता दिया कि मैं गांव होके आया, मैंने सब जगह चेक कर लिया। तो जब सब जगह चेक कर लिया, मुझे लग रहा है ऐसी कोई रिपोर्टिंग अखिलेश जी, मायावती जी तक पहुंच गई, तो उनने कहा अब चलो छोड़ो, अब कहां जाना है। जब जनता हमारे पक्ष में, ऐसे चुनाव कभी नहीं जीता जाता। सतीश जी लिख लेना मेरी बात, ठीक, 4 को हम आप फिर मिलेंगे। ऐसे चुनाव कभी नहीं जीत सकते, ये बात जान लीजिए। वो दौर चला गया जब जिले इलाही मां बदौलत ड्योढ़ी खड़े होकर एक बार हाथ ऐसे कर देते थे और जनता पागल हो जाती थी। ये तो बहुत छोटे लोग हैं सब। माधवराव सिंधिया ग्वालियर में बहुत बड़े थे, रुक जाओ अभी नहीं, ग्वालियर में माधवराव सिंधिया बहुत बड़े आदमी थे, नेता नहीं, वो महाराज थे वहां के। एक बार ग्वालियर की जनता ने समझ लिया कि मैंने इनको भी सबक सिखाना है। 27,000 से जीते, कुल कितने से? 27,000 से। दोबारा फिर कभी गए नहीं उधर, झांके नहीं डर के मारे। इसलिए जो राजतंत्र फ्यूडल एटीट्यूड है ना, बोले नहीं हमारी सब गांव में बात हो गई, सबने कहा कि हार रही बीजेपी, अब निकलने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं, ये तो 22 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। पोस्टर नहीं लग गया था, आ रहे हैं, एक नाम था, 22 में लगा था ना। लेकिन चुनाव ऐसे होता नहीं। खैर, भुवन भास्कर जोशी जी, ये बात सामान्यतः कोई भी हजम नहीं कर पाएगा कि अमन जी कि चुनाव में 7 दिन भी नहीं बचे हो प्रचार के लिए, और आपके बड़े नेता, आपके पास नेताओं का भारी जमावड़ा तो है नहीं, ले दे के अखिलेश जी हैं क्या, और वो भी निकले नहीं। भाई ऐसा तो नहीं किरण में नंदा को बिजनौर में घुमा दोगे, उनको तो कोई पहचान नहीं पाएगा। या राम गोविंद चौधरी को मुजफ्फरनगर में घुमा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। अखिलेश यादव कोई करना होगा कैंपेन, और राहुल गांधी भी नहीं आ रहे आपके जोड़ीदार जोशी जी। अमिताभ जी, जो हम लोग हैं, आप हैं, अन्य साथियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता सा हूं, मैंने अपने राज को कि मैं 1995 से सामाजिक जीवन में हूं। मैंने 2004 के चुनाव को बहुत अच्छी तरह से और बहुत बारीक तरीके से देखा, और भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थी इस चुनाव की तरह, और नारा था इंडिया साइनिंग का। चुनाव भी 6 महीने पहले करा दिया गया, आपको अच्छे से याद है का क्या हसर रहा। अच्छा अमिताभ जी, वो आपको पता है जी। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, आदरणीय मोदी जी की रैलियां हुई है कई जगह, हमारी संयुक्त रैलियां हो रही हैं, और आपको कहाँ हो रही? अभी नहीं हो रही, अभी होंगी, अभी हो नहीं रही, अभी कागज पर काम चल रहा है, फिर जब कागज पर पूरा हो जाएगा तब फिर जमीन पर उतरेंगे। ये है। हाँ।
थोड़ा बहुत तो इतना तो मानेंगे अमिताभ जी, थोड़ा पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता हैं पार्टी के, थोड़ी जानकारी तो हमें भी होगी पार्टी के, आपको ज्यादा है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी नहीं, हमें अभी भी है। रैली हुई नहीं ज्वाइंट, उत्तर प्रदेश मैंने में कोई कहा- ज्वाइंट रैली नहीं हुई। मैंने क्या कहा, होएंगी, मैंने नहीं कहा होगी। जी अमिताभ जी मैं ऐसी बातें बोल सकता हूँ, और वो भी आपके आगे, इतने अनुभवी व्यक्ति के आगे। मैं जी। इतना पढ़ा लिखा कम नहीं हूँ। अरे नहीं जोशी साहब, बिल्कुल। मैंने उस चुनाव को जी। देखा है, ठीक। और रैलियां संयुक्त हो रही हैं। मैं आपकी जानकारी का, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और जो आपके बातें आई बहुत सारी समाज को बांटने की, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने शुरू में कही, ये 10 साल के आदरणीय मोदी जी के काम के रिपोर्ट कार्ड पे, युवाओं के, किसानों ठीक। के, महिलाओं ठीक। के, इसके रिपोर्ट कार्ड पे ये चुनाव हो रहा है। जी। अगर 2 करोड़ नौकरी मिल गई होगी हर साल, तो सारे वोट ठीक है इनको जोशी हो साहब, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। बस। मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊं उससे पहले एक अब रुकना होगा। एक वाचा भरवा लूं, वाचा मतलब हामी भरवा लूं अपने मित्र जोशी साहब से, ताकि तराजू बिल्कुल दुरुस्त रहे। मुझे तो ना इधर वालों से टिकट लेनी, ना उधर वालों से टिकट लेने की बैटिंग करूं क्या? आप तो टिकट मैं तो दिलाते खुद हैं। अपने में मौज में हूं, लेकिन एक वाचा जरूर भरवाऊंगा। सतीश जी आप भी सुन लीजिए, मैं जोशी जी की बात मान लेता हूं, ये 10 साल के शासन, मैं कहूंगा शासन, जोशी जी कह रहे थे कुशासन पर चुनाव हो रहा है। ठीक, अगर आप जीत गए तो आपकी बात टिक हो जाएगी कि इनका शासन खराब था, और अगर ये जीत गए तो आपको 4 को आना होगा, माफी मांगनी होगी, कहना होगा हम समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, और मोदी जी का शासन अच्छा रहा, हमको समझने में चूक हुई, हमका माफी दे दो। क्या लोकतंत्र का ये तकाजा तो कहता है? इतनी ईमानदारी तो पर रहे कि हम मूड ऑफ द नेशन नहीं समझ पाए। खैर, प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी मुझे लगा 2009 पर भी रुकेंगे, लेकिन वो 2004 में गए क्या? अच्छा, कांग्रेस होती तो 9 में जाते रुकती, क्योंकि वहाँ वो कांग्रेस का ठीक ठाक हो गया था यूपी में, वो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के एक साथ होने के कारण। खैर, उसी दौरान उसी समय आजम खान निकाल दिए गए थे पार्टी से, तो खैर। लेकिन हमारे मित्र जोशी जी कह रहे हैं कि 2004 में जैसा हाल हुआ वैसे ही 2024 में होने वाला है, 20 साल बाद इतिहास अपने को दोहराएगा। प्रशांत पटेल, देखिए, समाजवादी पार्टी इसी प्रकार सपने देखती रहती, इसी प्रकार सपने 2022 में ही इन्होंने देखे थे। और आज जो नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, सभी जो इस प्रकार की भ्रांतियां थी, जो किंवदंतियां थी, उन्हीं को तो तोड़ने आए हैं। पहले किसने सोचा था कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होगी, कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो नोएडा आएगा भी 20 साल में, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो अपने को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ बताते हैं, पहले के चुनाव में अपना एफिडेविट में देते थे कि ऑस्ट्रेलिया से डिग्री, हालांकि उन्होंने 1-2 चुनाव से देना बंद कर दिया, पता नहीं क्या कारण है। वो तक अंधविश्वासी थे, यहाँ पे नहीं आते थे नोएडा। लेकिन जिस मुख्यमंत्री को योगी जी को कहते हैं भाई उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तो आए मुख्यमंत्री बनने के बाद ही यहाँ पे नोएडा लगातार आए, उसके बाद भी जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग तो इन सारी भ्रांतियों को तोड़ने आए हैं। 4 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, वो तो सब भूल जाइए। अब जो 24 है, ये एक इतिहास लिखा जाना जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम लगातार हर चुनाव अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ा रहे हैं, अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। 14 में हम 273 सीट पाए खाली भाजपा की, 19 में 303 सीट पाए, इस बार हम 370 प्लस सीटें पाएंगे। इसके पहले कहाँ होता था कोई पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद उसका सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये तो मोदी जी सारे इन मिथकों को तोड़ने के लिए आए हैं। उन मिथकों को तोड़ कही कि हम लगातार बढ़ेंगे। अब आपको वर्तमान में जीना है, भविष्य में जीना है, या भूतकाल में जीना है, उस पर आप जीते रहिए। अब चूंकि अखिलेश जी के पास तो केवल भूतकाल ही बचा, उनका स्वर्णिम युग जो 12 से 17 का था, आदरणीय मुलायम सिंह जी की कृपा से उनको सरकार एक बार मिल गई थी। उसके बाद अपने पुरुषार्थ के दम पर तो आदरणीय अखिलेश जी ने कोई चुनाव नहीं जीता, ना 17 में जीता, ना 22 में जीता। दोनों लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आए, अभी प्रशांत भाई, चुनाव में भी पाए 0 से। एक बात महत्वपूर्ण है, इस बात से सतीश भाई भी मेरे सहमत होंगे, अखिलेश यादव और मायावती दोनों को अभी अपनी सामर्थ्य का इम्तिहान देना बाकी है उत्तर प्रदेश में। गंभीर बात कह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, ये गूगल पे नहीं मिलेगी। अखिलेश जी की मिल जाएगी, मायावती जी की नहीं मिलेगी।
कांशीराम के जिंदा रहते ही उनका भी राज्यारोहण हुआ। उसके बाद से जो चुनाव आया, हर चुनाव में बीपी गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, ब्लड प्रेशर पार्टी का। गलत तो नहीं कर रहा सतीश बाबू? मायावती जी के करिश्मे से जितने चुनाव लड़े गए, उन सब में हाथी बैठता गया, बेसमेंट में चला गया हाथी। एक चुनाव 2007 वाला कांशीराम थे। मायावती के पराक्रम का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड लाओ ना, कि उनके और आनंद के रहते हुए कहां चमत्कार हुआ? नहीं ना। और अखिलेश जी के साथ भी जो बात प्रशांत कह रहे वो आज सच है। जोशी जी इस बात से सहमत होंगे, वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्य तो झूठ नहीं बोलते। अंतिम सरकार नेताजी के समय में आई, जब वो थे और कमान उन्हीं के हाथ में थी इलेक्शन की 12 की। घोषित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नेताजी ही थे। वोट भी इसी बात पर पड़ा था कि मुलायम सिंह फिर से। तो मुलायम सिंह जी ने बाद में जीतने के बाद ये फैसला कर दिया कि भाई अखिलेश मेरे रहते हो जाए मुख्यमंत्री। लेकिन जोशी जाएंगे, लेकिन अभी तक मायावती और अखिलेश यादव, इन दोनों बड़े नेताओं को ये इम्तिहान देना शेष है कि मेरे कंधे पर सरकार आ सकती है। ये बड़ी बात है, इसको जरूर नोट करें सब लोग। अमन पांडे भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार कुछ नहीं, 10 साल की जो सरकार है उसके खिलाफ अगड़ा है, पिछड़ा है, पीडीए है, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला, सब बताया उन्होंने। तब फिर वोट तो यही लोग देंगे। पांडे जी। अमिताभ जी, सतीश जी और जोशी जी की जो दो बात है, एक सतीश जी ने कही कि ऐसे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं इंडिया अलायंस ने वहां पर कि एनडीए को पसीना आ गया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दोनों लोग बड़े लोग हैं, सज्जन लोग हैं। इनको वहां के कैंडिडेट के नाम नहीं याद होंगे। पूछ लीजिए कि बिजनौर प्रत्याशी कौन है। मुरादाबाद में इतना चेंज किया कि भूल गए होंगे। अरे मेरा का प्रत्याशी कौन है, नाम बता दीजिए आप उनका, आपका प्रत्याशी कौन है वहां पर, नहीं याद होगा इनको। लेकिन कैंडिडेट इतने अच्छे दे दिए गए कि हमको पसीने आ गए। और कैंडिडेट इतने अच्छे दे दिए इन्होंने कि इनके नेता आ ही नहीं रहे चुनाव करने। इतने अच्छे कैंडिडेट दे दिए, उनको छोड़ दिया, जाओ। लगभग सिर्फ यही है अमिताभ जी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दल थे, लोकदल और भाजपा। आज हम दोनों ने हाथ मिला लिया, लड़ाई कहीं नहीं बची वहां पर। और इसी लड़ाई, ये इनको पता है इस चीज को, इसीलिए नहीं आ रहे। वो जो निकल नहीं रहे, इसलिए निकल नहीं रहे कि भाई अगर हम जाएंगे तो सुनने कौन आएगा वहां पर? तो लोकदल कार्यकर्ता आएगा नहीं, भाजपा कार्यकर्ता आएगा नहीं। और जिन्होंने थ्योरी बना के रखी हुई थी पीडीए की, वो फ्लॉप हो गई। वो फ्लॉप ऐसे हो गई कि ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, संजय चौहान सब छोड़े चले गए इनको। पीडीए भी फिट नहीं हो पाया इनका। अब बता रहे क्षत्रिय समाज नाराज है। तो क्षत्रिय समाज अगर नाराज है, मैं मानता हूं चलिए थोड़ा बहुत चुनाव में नाराजगी मनाना होता रहता है, हमारे परिवार के लोग हैं। आपके पीडीए में कोई फिट नहीं आते भाई, उनका तो अपने ऑप्शन दिया ही नहीं। आपने पीडीए बनाया तो ऑप्शन नहीं दिया उनको। और अगर कोई नाराज है तो उसको मनाने का काम भी इंडिया अलायंस कर रहा है, हम उनको मनाने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है सतीश भाई, तो हो ही नहीं जनता के बीच में। ठीक है अमन बाबू, ठीक। सतीश भाई, ब्याह में कहीं फूफा नाराज होते हैं, कहीं जीजा नाराज हो जाते हैं, उनको भी घेर घार के लाया जाता, खिलाया जाता, कहता है 2 लड्डू ज्यादा दो फूफा को, है ले खाओ। और फिर सब, शादी तो नहीं रुकती। फूफा भी जानते हैं कि ज्यादा नाराजगी जताई तो भूखे रह जाएंगे, शादी तो फिर भी हो जाएगी। आज तक कोई ऐसी बारात है जो फूफा के नाराज होने से लौट आई हो? नहीं ना। फूफा को छोड़ दिया होगा, बारात तो चढ़ी गई। ये भी एक दृश्य हम लोगों ने चुनाव के दौरान 3-4 दशकों में देश भर में घूम के देखा। नाराज वाले भी लोग समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, नाराजगी हो गई, रजिस्टर हो गई, अब चलो खाने चलो। नहीं होता जनवासे में, वैसे ही चुनाव होता है, जो मेरी समझ के थी। खैर, एक बड़ी बात हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि अखिलेश यादव और मायावती जी, अभी दोनों को एक बार अपनी कैपेबिलिटी का इम्तिहान देना होगा और उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज करवाना शेष है दोनों के लिए कि वो अपने दम सरकार बना सकते हैं। नहीं, और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तब तक आप बहुत बड़े नेता नहीं माने जाएंगे।
बहुत बड़े नेता कांशीराम माने जाएंगे और मुलायम सिंह यादव माने जाएंगे। सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बिल्कुल सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानता हूं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ गेहूं की फसल कटने का समय, और जो दलित हैं उनके पास वो लैंडलेस पीपल है, वो अपने लिए सरकार आज अनाज दे रही है, कहीं ना कहीं गेहूं की कटाई में वो लगे रहते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, और इसी इलाके में मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी खासी है। और चूंकि यहाँ रमजान का समय था तो ये बातें देखी गई। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया, 6,500 करोड़ रुपए इन्हीं के पास हैं। ये एक एक आदमी को लाने के लिए 1,000, 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। हम तो गरीबों की पार्टी है, हम तो चुनाव भी जो है 1-1 रुपये 2-2 रुपये लेकर के लड़ते हैं। देखिए, मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी हमारे जो पांडे जी एक बात कह रहे थे, पांडे जी एक चुनाव का तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, हालांकि मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं। बिजनौर आप हार रहे हैं, मलूक नागर जी ने आपको ज्वाइन कर लिया है, 100% बैठेंगे, बात करेंगे। बिजनौर आप हार रहे हैं। बागपत में राजकुमार जो सांगवान जी हैं, बड़े अच्छे और बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे, बड़ा सम्मान है लोगों का, क्योंकि उन्होंने जीवन भर काम किया आपकी पार्टी के लिए, वो कभी गए नहीं। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि एक आदमी जो है आरंभिक अवस्थाओं में अपनी पोस्टिंग को लेकर के मेरठ में आता है और वो छात्र नेता के रूप में उनसे मिलते हैं। जब वो आईजी डीआईजी बन करके आता है तो वो कहता है कि तुम आज भी छात्र नेता हो। एक ऐसा आदमी है, वो उनका विरोध नहीं कर सकता, पार्टी दूसरी हो सकती है, अच्छे व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव भी आपका कठिन है। बागपत में जब से समाजवादी पार्टी का जो अमरनाथ शर्मा 2.5 लाख वोट कटेंगे आपके। और सुनिए, हंसिए, मैं बता रहा हूँ, आपको नाम नहीं पता, बताऊंगा ना, आपको नाम नहीं पता कैंडिडेट क्या बता रहे हैं, आप फोरकास्टिंग कर रहे हो बैठ करके। बिजनौर में कैंडिडेट कौन है बताइए आप मुझे। 2.5 लाख वोट वो भी है। बिजनौर में ठीक है सतीश जी, अभी रुकना होगा। अमन रुकिए, अब दोनों रुकिए, 1 मिनट, दोनों लोगों को रोकूंगा नहीं। मैं इतने उसमें नहीं जाना चाहता, वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है कि 2.5 लाख वोट इसका कट गया, 2 लाख, ये सब ठीक नहीं, ये सब और सही भी नहीं निकलता। ऐसी परसेप्शन क्रिएट मत करिए। ना सतीश जी ना, आई विल नॉट अलाउ। और एक बात मैं और कह दूं कि चुनाव आयोग ने कुछ मर्यादाएं रखी हुई ना, उन पर तो रोक ही लगा दी इस तरह के विवेचन पर कि 12 लाख वहां से गए, 13 लाख यहां से गए, 26 लाख वहां जोड़े, बोले हो गया फैसला। नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं कर सकते ना, टीवी पे आप ये नहीं कर सकते, ये रोक है। रुक जाओ भैया, अरे रुको भाई, एक सतीश भाई ने बात कही वो भी क्लियर कर दूं, ताकि ये आगे कहीं बैठे बसपा की तरफ से तो इनको ये रहे कि भाई तथ्य क्या है। नहीं, रुक जाओ सतीश भाई, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, रुको ना। गलत बोलोगे कोई पकड़ दूसरा आदमी टोक देगा दूसरे ढंग से। इन्होंने कहा कि भाई 6,000 करोड़ इनको मिले प्रशांत पटेल की पार्टी को, हम तो गरीब हैं। नहीं, इंडिया अलायंस यानी नॉन बीजेपी एनडीए पार्टियां जो हैं, 14,000 करोड़ भगवान का नाम लेके उनके पास भी आया। क्या 6,000 करोड़ इनके पास आया, 14,000 करोड़ उनके पास गया, ठीक? तो कुल मिला के तब 20,000 करोड़ हुआ। इसलिए ऐसा भी स्वीपिंग रिमार्क्स ना करो, उसमें आपको मिला नहीं मिला ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन टीएमसी को बहुत मिला, स्टालिन को बहुत मिला, आम आदमी पार्टी को झोला भर के मिला, अखिलेश यादव की पार्टी को मिला। इसलिए ऐसा नहीं कहो गरीब है, कौन गरीब है और आपकी बसपा गरीब है, ऐसी बात क्यों बोलते हो? कौन मानेगा? मैंने काशीराम से लेके अब तक बसपा को देखा मित्र, आप तो दूर से देखे होंगे, मैं बहुत पास से देखा हूं। आप घंटों उन लोगों के साथ बैठ के तो नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है। आप मिले होंगे तो नेता अभिभूत होकर मिले होंगे, मैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखा है। इसलिए ऐसा भी नहीं कहोगे हम तो गरीब भगवान का नाम लो। कभी जहाज से नीचे चलता देखा आपके भी इंडिगो की फ्लाइट में बैठे मिल गए हो? नहीं ना, जब गए तो अपने जहाज से गए। मुंडन में गए तो अपना जहाज, सत्यनारायण कथा में जाए तो अपना जहाज, किसी की गमी में जाए तो अपना जहाज, मन करे कि आज पान खा ले एक मीठा तो अपना जहाज, और कह रहे हो गरीब है। सर्विस फ्लाइट में तो चलते नहीं हो, मुगले आजम जैसा जीवन जी रहे हो और कह रहे हो गरीब हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। मायावती जी के साथ ये टैग मत लगाइए कि गरीब। हाँ, उनका जीवन वैभव की अनंत पराकाष्ठा है भाई।
जितना वैभव लोग सोच सकते हैं उससे ज्यादा वैभवशाली जीवन है, अच्छी बात है। लेकिन ये मत कहिए कि गरीबी है, गरीबी नहीं मित्र ना। ये कहते हैं जब आप तो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। नोएडा में किसी से पूछ लो, कोई मानेगा कि गरीब है? नहीं ना। मैंने नोएडा का नाम क्यों लिया तो आप समझ गए होंगे क्या। जितनी कांच वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना सतीश बाबू, क्या हर 5 बिल्डिंग के बाद एक बिल्डिंग के बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। पूछो किसकी है तो वो कुछ नाम लेते हैं। ये बड़ा मामला ऐसा, इसलिए इस सब में मत पड़ो, ये सब ठीक नहीं। जोशी जी क्या कह रहे थे आप? रुक जाओ भाई, अमन जोशी जी को। भाई पांडे जी को सुन पा रहा था, जो प्रवक्ता है आरएलडी की। जी, हमने जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश करा, ये बहुत अच्छी बात होती है, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ, ये अहंकार होता है। मैं पांडे जी आपको सारी बताता हूँ। नोएडा से महेंद्र नागर जी हैं, बागपत से अमरपाल शर्मा जी हैं, मेरठ से सुनीता वर्मा है, मुजफ्फरनगर हरिंदर मलिक। अब आपने निकाल लिया उससे, वो तो लिस्ट आ जाएगी मोबाइल में है, वो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मैं पांडे जी, अभी तुम्हारी बहुत उम्र छोटी लगती है मुझे, बिल्कुल। हाँ, जरा की बातें करके, जो पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता है और कानून और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और अमिताभ जी से के साथ बहस करने की हिम्मत रखते हैं, कम से कम उनसे ऐसी बातें ना करें। ये मेरा नहीं, ये सदन का अपमान आपने करा है। नहीं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिमान वकील साथी अभी भूत की बात कह रहे थे कि भारत समाजवादी पार्टी भूत में जीती है। मैं आपको ताजा बता देता हूँ, भूत नहीं, अभी हाल फिलहाल का जो लास्ट चुनाव हुआ और उसके कप्तान कौन थे वो भी बता देता हूँ मेरे साथी पटेल जी। कप्तान थे योगी आदित्यनाथ और उपकप्तान थे राजभर। पीडीए प्लस इंडिया का सूत्र चला, 40,000 से बैरिंग भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने करा। ये तो बहुत बड़ा भूत नहीं है? तो कम से कम जो सत्ता का अहंकार हम 2004 में देख पाए, वो 24 में मत दिखाई अपनी बातों से। और जो हमारे विश्लेषक बात कह रहे थे यहाँ पर, हम उनको यहाँ पर दबा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत भी कुछ लोग घूमते हैं तो निकल के आती है। बिल्कुल। मैं अभी इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमारे को बात रखा अमिताभ जी ने, उन्होंने कहा 4 जिन को बैठेंगे और इन्हीं सीट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जरूर। ठीक है प्रोफेसर साहब रुकना होगा। कल मैं प्रशांत पटेल से उत्तर लूंगा, आपने उन पर आक्षेप लगाया, उत्तर देंगे। लेकिन मुझे एक बात आ गई, कल समाजवादी पार्टी, हम तो रोज ही बहस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे हमारे मित्र, तो उन्होंने, हमने कहा कि नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अब कोई गढ़ नहीं बचा इनका, रामपुर भी हमने हरा दिया और आजमगढ़ भी हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी बाई इलेक्शन में हराया है, बाई इलेक्शन अलग होता है, बाई इलेक्शन का क्या मतलब? तो मैंने उनसे विनम्रता से पूछा था जोशी जी, बहुत विनम्रता से, कि घोसी क्या फुल इलेक्शन था? मैंने एक मिनट जवाब देना, आपने आपसे शासन थोड़ी नहीं कर रहे, आपका सम्मान करते, आपने अपनी बात कह दी, मैं सुन ली, तब चुप हो गए। मैंने अच्छा चलो, और जब आप फूलपुर और गोरखपुर हरा के आए थे तब भी बाई इलेक्शन था, तो आपने घोषणा कर दी थी भाजपा गई देश से। वैसे उत्साह आपने घोसी में दिखा दिया, बोले चल गया पीडीए का नारा। अच्छी बात है, चल सकता है, मुझे जोशी हूं नहीं। लेकिन जब आप आजमगढ़ और रामपुर हारे तो आपने कह दिया हमारे आदमी को वोट ही नहीं डालने दिया, गुड्डू ने वोट नहीं डाला, पप्पू ने वोट नहीं डाला, रफीक ने वोट नहीं डाला, सुलेमान को भी नहीं डालने दिया, 4 नाम गिना दिए। ऐसी राजनीति होगी क्या? जीत जाओ तो चल गई साइकिल और हार गए तो वोट ही नहीं डालने दिया। घोसी में कैसे वोट डाल लिया, रामपुर में क्यों नहीं डाल पाए, ये नहीं पूछा जाएगा? घोसी में क्या आप मशीन गन लेके गए थे सब लोग? नहीं ना, वही दरोगा वही पुलिस घोसी में और वही दरोगा वही पुलिस रामपुर में। नपना एक रखो भाई, देखो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, एक नपना रखो। प्रशांत पटेल वो कह रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जो, जैसे नहीं होता भाई, लेटेस्ट रिपोर्ट लाओ डायबिटीज की कितनी है शुगर, तो वो हमारे मित्र जोशी साहब कह रहे हैं कि लेटेस्ट चुनाव हुआ है घोसी, और घोसी में हमने पीडीए का नारा चल गया, भाजपा हार गई 40,000 वोट से। इसलिए वो कह रहे हैं कि वही एक नमूने के तौर पर माना जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए घोसी का परिणाम। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी भूतकाल में जी रही है। आदरणीय जोशी जी की सुई जो है अभी घोसी पर ही अटकी हुई 7-8 महीने हो गए। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से वहां लड़ी। अखिलेश जी ने
मध्य प्रदेश में भी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनका वोट परसेंटेज था 0.48%, और जो नोटा का था 0.98%, यानी कि नोटा से भी कम इनको वोट मिला। तो वहां की बात नहीं करते, और जो सारी बातें यहाँ डिबेट पे हुई वही अखिलेश जी वो सारे मुद्दे लेकर के गए अपने पीडीए के, पेंशन के जो दुनिया भर की बातें थी मध्य प्रदेश में लेके गए। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आपको जो पेंशन वाला मुद्दा था आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, पुरानी पेंशन का, वो तो चला गया। और रही बात जो हमारे बसपा के साथी थे, तो एक दर्शकों की ज्ञानवर्धन के लिए बता दो अमिताभ जी कि देश में केवल बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसका अपना प्राइवेट कार्यालय है, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। रकाबगंज रोड पे 3 बंगले लेकर के उन्होंने अपना प्राइवेट खरीद करके बंगले बनाए हैं प्रॉपर्टी, और लखनऊ में इनका प्राइवेट कार्यालय। ना तो कांग्रेस के पास अपना कोई प्राइवेट कार्यालय, हम लोग सबको लीज पे मिलती है जगह, चाहे भाजपा हो या सपा हो। आज ये कह रहे कि हम लोग गरीब पार्टी हैं, तो अगर ऐसी गरीबी है तो भाई भगवान करे ऐसी गरीबी सबको दे। नहीं, आप गरीब पार्टी हो। ठीक ठीक जोशी जी, अब ना जोशी जी, अब आगे बात आगे अमन पांडे, अखिलेश जी का भी व्हाइट हाउस है, ठीक अखिलेश जी का भी व्हाइट हाउस है, हमारे अमन पांडे, दोनों लोग, प्रशांत जी भी, जोशी जी अब रुक दीजिए। अमन पांडे वो कह रहे भाई घोसी का परिणाम ही आगे चलेगा, रामपुर और आजमगढ़ का परिणाम नहीं चलेगा, केवल घोसी का चलेगा। अमन पांडे। अमिताभ जी देखिए, फिर वही कंफ्यूजन है इनके यहाँ जी, और सतीश प्रकाश जी की बात में पहले जवाब दूंगा। बिजनौर की बात, क्योंकि बिजनौर ये गलत फंस गए, हम लोग बिजनौर में ही है, बिजनौर से यहाँ जुड़ा हूं मैं। और बिजनौर में जो ये बसपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने बिजनौर से प्रत्याशी जो दिया है ना, वो अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले लोकदल में था, सुनील सिंह वाली, वहां से इसको एक्सपोर्ट करके लाए, मिठाई उठाई लेकर के लाए होंगे उसको एक्सपोर्ट करके, उसको टिकट दे, वो बेचारा बाहर का है, वो बिजनौर जानता ही नहीं। और हमारा प्रत्याशी बिजनौर से ही, मीरापुर से विधायक है चंदन चौहान जी, उनके पिताजी एमपी रहे बिजनौर से, उनके दादा मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे वही उत्तर प्रदेश के। कैसी बात, कहां से ये राजनीतिक विश्लेषक ले आते हैं? भाई बसपा के हो तो प्रवक्ता बन के बैठो, वरना ये जो आप चोला ओढ़े वो हटा दो अपना चोला, और बसपा के प्रवक्ता बन के बैठो। मैं आरएलडी प्रवक्ता हूं तो खुल के हूं, पटेल जी भाजपा के हैं तो खुल के हैं। और दूसरी बात जोशी जी बोल रहे थे, देखिए ये हमेशा अतीत की बात करें, 2004, 2009, और हम लोग यही अंतर है अमिताभ जी, हम 2047 तक की बात कर रहे हैं, हम विकास के पद से बात कर रहे हैं। और अमिताभ जी आज बात हो रही पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहां पे मूल मुद्दा है गन्ना का, वहां मूल मुद्दा है किसानों का, उस पर बात नहीं कर रही है। हमने मन से ऐलान कर दिया आगे बात करेंगे। ठीक ठीक, एक बात मुझे याद आ गई, प्रवक्ता की बात कही अमन पांडे ने, दर्शकों की भी रुचि का ख्याल रखना चाहिए। मैं सतीश भाई से कहूंगा ना, प्रवक्ता ना बनना, मेरा अपना अनुभव बता दे रहा हूं, काम आएगा आपके। प्रशांत एक देश के बड़े पत्रकार, सांसद भी रहे एक दौर में लोकसभा से, उनने बसपा ज्वाइन कर ली, कुछ उनके ग्रह खराब आ गए। सतीश जी क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई, बोले भाई अग्निहोत्री जी थोड़ी मदद करा देना, ठीक है क्या, लोग भेज दी, सब साथी लोग चले गए। C1/11 शाहजहां रोड, ठीक, अगर सतीश बाबू गए होंगे उस मकान में तो इसलिए नंबर बता दिया। तो हम लोग पहुंचे, अब मायावती जी की कुर्सी पड़ी, अब वो भी लोकसभा में रहा था, आदमी संपादक रहा, लोकसभा का मेंबर रहा, उसने गलती से एक उनसे करीब 3 फीट पीछे एक कुर्सी लेके उस पर बैठ गए, वो रिलीज लेके। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, बोले अग्निहोत्री जी कैसी रही? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक रही, लेकिन आपका भविष्य मुझे खतरे में दिख रहा है। बोले क्यों? मुझे पता लग जाएगा। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, 6:30 बजे एक चिट्ठी आ गई बसपा से कि घोर अनुशासनहीनता के आरोप में और मिशन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इनको निकाल दिया गया है। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमने ऐसे जाने कितने शहीद होते देखे, इसलिए मैं सतीश भाई से कहूंगा प्रवक्ता ना बनना भैया। ला एक और हमारे नोएडा है कि नोएडा के मित्र थे प्रवक्ता, अरे रुक जाओ महाराज, आपके भले की बात करें तो क्यों उंगली उठा रहे हो? अरे बनने के शौक हो तो बन जाओ, फिर कल हम फिर बैठा लेंगे आपको, चलो बन जाओ प्रवक्ता, परसों तक निकाल दिए जाओगे। हमने आपसे बड़े बड़े शहीद होते देख लिए, मैं नाम ले दूं जिनकी बात बता रहा हूं, यहां जितने लोग पैनल में बैठे उनसे बड़ी हैसियत की व्यक्ति है वो। और उसका जुर्म क्या था? 3 फीट पीछे भी कुर्सी पे क्यों बैठ गए? इसीलिए मैंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। इन चक्करों में ना पड़ो भैया ना। सतीश प्रकाश और गरीबी की बात हो रही थी, जोशी जी ने भी उत्साह कुछ
कहने की चेष्टा कर रहे थे। ये सब प्रसंग मत उठाया करिए। ये सब प्रसंग राजनेताओं के प्रति बहुत वितृष्णा पैदा करते हैं सच्चे गरीब के मन में। हम सबके घर में होके आए हैं सतीश बाबू, क्या बैठ कर आए हैं, चाय पी के आए, हमने कप भी देखा है, प्लेट भी देखी है, क्या जहाज भी देखे हैं, महल भी देखे हैं। कौन कह रहा गरीब? किसने कहा गरीब? हमने व्हाइट हाउस भी देखे हैं, हमने गुलाबी हाउस भी देखे हैं, गुलाबी जो पत्थर होता है उसके महल। ऐसे गरीब आदमी के महल होते हैं नहीं ना। ये मत कहो कि भाई खाते पीते मौज ले रहे हैं, ये बोलो। ये हमारा विषय नहीं था, लेकिन चूंकि ऐसी बात कह दी गई इसलिए मुझे इस पर एक टिप्पणी करना जरूरी हो गया। क्या होगा 4 तारीख को, नहीं होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरे देश का विषय है। लेकिन मैं कहूंगा इतनी सज्जनता, इतनी सौमनस्यता राजनीतिक बिरादरी में और विचारक जो लोग हैं उन सब में रहनी चाहिए कि 4 तारीख को अगर वो परिणाम ना आए जिस परिणाम को लेके हम 1-3 महीने से बैटिंग कर रहे हों, तो हमको बिना किसी किंतु परंतु के स्क्रीन के सामने आके देश से बिना शर्त माफी तो मांगनी चाहिए ना। इतने पर सब लोग हामी भरो आज। अगर भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाती है तो प्रशांत पटेल को यह कहना चाहिए कि हमारा शासन जनता को मंजूर नहीं हुआ, इसका मतलब गलती है कहीं हमारी। और अगर भाजपा फिर सरकार में आ जाती तो जोशी जी को माफी मांगनी चाहिए और सतीश जी को इनके साथ खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। तब तो अलायंस कर ही लो, जब मान लो हारी जाओ, फिर क्या समस्या है? यह महत्वपूर्ण विषय है। राहुल जी जैसा व्यवहार ठीक नहीं है। वो हर चुनाव में नया मुद्दा लेके आए, पुराना मुद्दा पिट गया, उसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा राफेल में घोटाला हुआ, ये इतनी बड़ी विजय के साथ आए। बोले चौकीदार चोर है, ये 303 लेके आए। राहुल जी ने कहा चलो हम पुराने बात छोड़ रहे हैं, अब हम जातिगत जनगणना उठाएंगे। चलो 24 के बाद, जून के बाद फिर क्या उठाएंगे? तब टिकिए, तो अपने कमिटमेंट पर तो टिकिए। मेरी रुचि इसमें नहीं कि बिजनौर से कौन जीतेगा और बागपत से कौन जीतेगा और बालियान जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन कम से कम जो विचारवान लोग हैं वो इस बात पर तो टिके कि जनता का जनादेश जिस ओर जाए उसका सम्मान करना तो सीखो। ये नहीं चलेगा कि बंगाल में ममता बनर्जी जिस वोट से मुख्यमंत्री बने वो वोट पवित्र, और उत्तर प्रदेश में जिस वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने वो ये पिछड़ा विरोधी वोट है, ये पीडीए के खिलाफ वोट है। ये कौन मान लेगा आपकी बात? ये तो थेतरा ही है। बोले दलितों के खिलाफ वोट है, कैसे मान लेंगे? ये नहीं चलेगा ना। भारत का वोट जिससे किसी राज्य की सरकार चुनी जाए या केंद्र की, उस वोट का सम्मान है, उस वोट का मान है, वही जनादेश है, वही लोकतंत्र का प्राण तत्व है। ये जान लीजिए। धन्यवाद।